हमारे चैनल सिविल मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक ऐसा टॉपिक रिवाइज करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन। चलिए बिना समय गवाए सीधे रिवीजन शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। और विद्यार्थियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए ना तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। आज के इस रिवीजन क्लास में कोई भी अनावश्यक बात नहीं होगी। हाँ, एकदम टू द पॉइंट फैक्ट्स होंगे। बिल्कुल, हम सिर्फ उन फैक्ट्स पे फोकस करेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो क्लास टॉपिक के नाम से ये शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आपदा असल में क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। जी देखिए, तकनीकी रूप से अगर कहें तो आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना है, मतलब एक सडन इवेंट है जिससे इतने बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती है कि हमारा जो सामान्य प्रशासनिक तंत्र है ना, वो एकदम नाकाफी पड़ जाता है। सही कहा, संसाधन कम पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। और इसे मुख्य रूप से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। और प्राकृतिक आपदाओं की जो लिस्ट है उसे तो हम सभी वाकिफ हैं, है ना? हाँ, जैसे भूकंप हो गया, सुनामी, चक्रवात, बाढ़, सूखा, भूस्खलन और ज्वालामुखी। ये तो हम सब जानते हैं। ये प्रकृति के अपने प्रोसेस का हिस्सा है। बिल्कुल। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है। परीक्षा में जो हिस्सा आपको सबसे ज्यादा फंसाता है वो प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदाओं के जो ऑप्शंस होते हैं वो फंसाते हैं। हाँ, मैं खुद भी कई बार इनमें फंसी हूँ। मतलब कई बार प्रश्न पत्र में ऐसा विकल्प आ जाता है जो देखने में बिल्कुल प्राकृतिक लगता है, लेकिन असल में उसका ट्रिगर इंसान होता है। बिल्कुल। और यहीं पर हमें वो क्यों और कैसे वाला जो लॉजिक है वो समझना होगा। आयोग अक्सर ऐसे विकल्प देता है जो कंफ्यूज करते हैं। हमें लगता है कि तबाही प्रकृति ने मचाई है, पर उसका रिमोट कंट्रोल तो इंसान के हाथ में होता है। चलिए इसे ना एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। क्लास बांधों का निर्माण। अब सामान्य सोच तो यही कहेगी कि बांध हमने बाढ़ रोकने के लिए बनाए हैं, बिजली बनाने के लिए बनाए हैं। हाँ, तो वो आपदा कैसे ला सकते हैं? एग्जैक्टली। इसे ऐसे समझिए क्लास, मान लीजिए आपके पास पानी का एक बहुत तेज बहाव वाला पाइप है और आप उसके प्राकृतिक मार्ग को जबरदस्ती अपने हाथ से रोक देते हैं, तो क्या होगा? पाइप फट जाएगा, सीधी सी बात है। बिल्कुल। पानी का दबाव बढ़ेगा और पाइप फटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक इसी तरह जब हम किसी नदी का प्राकृतिक मार्ग रोककर एक बहुत विशाल जलाशय बनाते हैं तो उस पानी का करोड़ों टन वजन धरती की जो अंदरूनी चट्टानें हैं ना, उन पर भयानक दबाव डालता है। और इस भारी दबाव के कारण नीचे की प्लेट्स खिसक सकती हैं जिससे भूकंप आ सकता है। हाँ, और अगर वो बांध टूट जाए तो जो बाढ़ आएगी वो प्राकृतिक नहीं होगी, वो पूरी तरह से एक मानव जनित आपदा होगी। बिल्कुल। और विद्यार्थियों, इसे विज्ञान की भाषा में रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी कहते हैं, मतलब जलाशय से उत्पन्न भूकंप। हाँ। इसके अलावा मानव जनित आपदा का एक और बड़ा कारण है खनन या माइनिंग। जब पहाड़ों में खनिजों को निकालने के लिए डायनामाइट से बड़े बड़े ब्लास्ट होते हैं ना, हाँ। तो उस वाइब्रेशन से पहाड़ कमजोर हो जाते हैं और फिर अचानक लैंडस्लाइड होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और क्लास एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता। मेलों या जो धार्मिक आयोजन होते हैं या सार्वजनिक स्थानों पर जुटने वाली भारी भीड़ और वहां मचने वाली भगदड़, स्टैम्पीड। हाँ, जिसे स्टैम्पीड कहते हैं, ये 100% एक मानव जनित आपदा है। इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ हमारे मैनेजमेंट या क्राउड कंट्रोल की विफलता का परिणाम है। तो आपदा के प्रकार तो हमने समझ लिए। अब क्लास ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि हमारा देश, हमारा भारत इन आपदाओं के सामने कितना संवेदनशील है। ये आयोग का बहुत ही पसंदीदा एरिया है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। यहाँ से सीधे प्रतिशत वाले प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास। बिल्कुल। और 1% का अंतर आपको मेरिट लिस्ट के अंदर या बाहर कर सकता है। तो पूरा फोकस स्क्रीन और ऑडियो पर रखेगा। तो चलिए भारत का आपदा प्रोफाइल डिकोड करते हैं। सबसे पहला फैक्ट नोट कीजिए क्लास, भारत की कुल भूमि का 85% हिस्सा किसी न किसी आपदा के प्रति संवेदनशील है। 85%? मतलब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा रिस्क पे है। हाँ बिल्कुल। अब इसे अलग अलग आपदाओं के हिसाब से तोड़ते हैं। बाढ़ की बात करें तो भारत की कुल भूमि का 12% हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। और इसका कारण हमारी जो हिमालयी नदियां हैं वो हैं।
मॉनसून में ओवरफ्लो हो जाती हैं। जी, और चक्रवात यानी साइक्लोन को देखें तो कुल भूमि का लगभग 8% हिस्सा इसके रिस्क में है, क्योंकि हमारी जो तटरेखा है वो 7,500 किलोमीटर से भी लंबी है, विशेषकर पूर्वी तट। जहां बंगाल की खाड़ी का जो दबाव है वो साइक्लोन के लिए एकदम आइडियल कंडीशन बनाता है। इसके बाद सूखे के आंकड़े पर आते हैं। और विद्यार्थियों, यहां एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। बिल्कुल, क्लास ध्यान से सुनिएगा। भारत की कुल खेती योग्य भूमि का 70% हिस्सा, जी हाँ 70% हिस्सा सूखे यानी ड्राउट की चपेट में रहता है। और यहाँ कीवर्ड क्या है? खेती योग्य भूमि। एग्जामिनर अक्सर ऑप्शन में कुल भौगोलिक क्षेत्र लिखकर फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको याद रखना है कि ये कुल कृषि योग्य भूमि का 70% है। सही पॉइंट, क्योंकि हमारी कृषि अभी भी बहुत हद तक मॉनसून पर ही निर्भर है ना। बिल्कुल। और अब आते हैं उस आंकड़े पर जहां सबसे ज्यादा विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं, भूकंप के आंकड़े। ओहो, हाँ ये तो बहुत ट्रिकी है। देखिए क्लास, अगर परीक्षा में ये सीधा सवाल आता है कि देश का कितना प्रतिशत हिस्सा भूकंप संभावित है, तो इसका जो वैज्ञानिक और वास्तविक उत्तर है वो 59% है। 59%? हाँ, क्योंकि जियोलॉजिकल सर्वे यही कहता है। लेकिन रुकिए क्लास, अगर प्रश्न में ये स्पष्ट लिखा हो कि सरकारी और आधिकारिक रिकॉर्ड या गृह मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश का कितना हिस्सा प्रभावित है, तो आपको 57% पर टिक लगाना होगा। बिल्कुल, 57%। ये छोटा सा तकनीकी अंतर एमसीक्यूज में बहुत भारी पड़ सकता है। ये गैप इसलिए है क्योंकि सरकारी दस्तावेजों को अपडेट होने में थोड़ा समय लगता है। बहुत ही शानदार स्पष्टीकरण सर। क्लास, इन आंकड़ों को अपने नोट्स में अच्छी तरह से हाईलाइट कर लें। जी। और क्लास, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको ये क्लास सच में हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, आपका सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी बेहतर कंटेंट लेकर आए, पूरी मेहनत के साथ। तो दिल से सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वापस अपने फुल स्पीड रिवीजन पर आते हैं। हाँ, तो अभी हमने जो डेटा देखा कि लगभग 60% या कह लें 59% भारत भूकंप के खतरे में है, वो हमें हमारे अगले टॉपिक पर ले जाता है। भारत के भूकंपीय जोन यानी सिस्मिक जोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। क्लास, सबसे पहला फैक्ट जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है वो ये है कि वर्तमान में भारत को 4 भूकंपीय जोन में विभाजित किया गया है। 4 जोन्स में? जी। मुझे पता है कि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो हमेशा 5 जोन पढ़े हैं, जोन 1 से लेकर जोन 5 तक, तो फिर 4 कैसे हो गया? ये एक बहुत ही लॉजिकल बदलाव है विद्यार्थियों। विज्ञान ने अब ये साबित कर दिया है कि भारत की जमीन का कोई भी हिस्सा एकदम शून्य जोखिम वाला नहीं है। मतलब पूरी तरह से सुरक्षित कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। जोन 1 का मतलब होता था कि वहां भूकंप का कोई खतरा नहीं है। चूंकि ऐसा दावा करना अब अवैज्ञानिक है, इसलिए जोन 1 को पूरी तरह से हटाकर उसे जोन 2 में ही मिला दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि अब भारत में भूकंप की शुरुआत ही जोन 2 से होती है, लेकिन हम रिवीजन की शुरुआत करेंगे सबसे खतरनाक जोन से, यानी जोन 5। सर्वाधिक सक्रिय जोन। जी, इसे वेरी हाई रिस्क जोन कहा जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र आपको उंगलियों पर याद होने चाहिए क्लास। नोट कीजिए, उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्से, गुजरात का कच्छ, अंडमान निकोबार और उत्तरी बिहार। यहाँ मैं विद्यार्थियों को एक पैटर्न समझाना चाहूंगा ताकि उन्हें रखना ना पड़े। जरा इस बात पर गौर करें कि ये सारे इलाके कहाँ हैं। बस पृथ्वी की ऊपरी परत को एक जिगसॉ पजल की तरह इमेजिन कीजिए। पजल की तरह, हाँ। ये जो पजल के टुकड़े हैं, इन्हें हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। भारत की प्लेट लगातार उत्तर की ओर खिसक कर यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, और ये टकराव जहां हो रहा है वहीं हिमालय खड़ा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। हाँ, इसलिए पूरा हिमालयी बेल्ट, उत्तर पूर्व और उत्तर बिहार जो नेपाल से सटा है, वो सबसे ज्यादा झटके महसूस करता है। जोन 5 वही रेखा है जहां पजल के 2 टुकड़े आपस में जोर लगा रहे हैं। ये पजल वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है सर। इससे ये समझना बहुत आसान हो जाता है कि खतरे वाले इलाके वहीं क्यों हैं। चलिए अब बात करते हैं जोन 4 की, जिसे हाई रिस्क जोन कहते हैं। जी। इसके अंतर्गत दिल्ली एनसीआर, सिक्किम, जम्मू कश्मीर व हिमाचल के शेष भाग और बिहार व पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं। और यहाँ पर मैं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की लेखपाल परीक्षा या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को एक अचूक टिप देना चाहूंगा। जी बिल्कुल, यूपी के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत काम का होगा। ध्यान दें क्लास।
यूपी के भूगोल के संदर्भ में ये एकदम गांठ बांध दीजिए कि उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है, यानी सहारनपुर से लेकर महराजगंज तक का जो बेल्ट नेपाल के बॉर्डर के करीब है, वो जोन 4 में आता है। और बाकी का यूपी? और बाकी का पूरा उत्तर प्रदेश जोन 3 में आता है। आयोग अक्सर ये सवाल देता है और विद्यार्थी पूरे यूपी को एक ही जोन में मानकर गलती कर बैठते हैं। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। तो जैसा कि सर ने बताया, अब हम जोन 3 पर आ चुके हैं, जो कि मॉडरेट रिस्क वाला क्षेत्र है। इसमें यूपी का शेष हिस्सा, गोवा, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पंजाब आते हैं। बिल्कुल। और अंत में बचता है जोन 2, जो कि सबसे कम सक्रिय यानी लो रिस्क जोन है। जी, जिसमें भारत का शेष बचा हुआ लगभग 41% भाग आता है। इसमें मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत का वो पठारी हिस्सा शामिल है जिसकी चट्टानें बहुत पुरानी और स्थिर हो चुकी हैं। तो ये तो बात हो गई भारत के भौगोलिक विभाजन की। लेकिन क्लास, अब हमें उस विज्ञान के भीतर गोता लगाना है जहां से हर परीक्षा में विज्ञान और भूगोल को मिलाकर प्रश्न बनाए जाते हैं। भूकंप का विज्ञान और उसकी शब्दावली। हाँ, सबसे पहले हमें उन 2 शब्दों का अंतर समझना होगा जो हमेशा एक साथ पूछे जाते हैं, फोकस और अधिकेंद्र। बिल्कुल। फोकस, जिसे हिंदी में भूकंप मूल भी कहते हैं, क्लास, ये पृथ्वी के अंदर कई किलोमीटर की गहराई में स्थित वह बिंदु है जहां चट्टानें टूटती हैं और ऊर्जा पहली बार आजाद होती है। मतलब ये भूकंप का असली जन्म स्थान है। एग्जैक्टली। और दूसरा शब्द है अधिकेंद्र, जिसे अंग्रेजी में एपिसेंटर कहते हैं। यहाँ एपी का मतलब ही होता है ऊपर। हाँ, सतह के ऊपर। इसे ऐसे विजुलाइज करें क्लास कि पृथ्वी के अंदर जहाँ फोकस है, वहां से अगर आप सतह की तरफ एकदम 90 डिग्री के कोण पर एक सीधी रेखा खींचें तो सतह पर जो बिंदु मिलेगा वही अधिकेंद्र है। और क्योंकि ये बिंदु फोकस के सबसे करीब होता है, इसलिए भूकंप का सबसे पहला और सबसे तीव्र झटका इसी अधिकेंद्र पर महसूस किया जाता है। बिल्कुल सही। और इस भूकंपीय ऊर्जा को जो तरंगों के रूप में बाहर आती है, उसे मापने वाले यंत्र को हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। और परीक्षा के लिए आपको उन तरंगों का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है जिन्हें ये सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती हैं, पी, एस और एल तरंगे। चलिए इन्हें डिकोड करते हैं क्लास। सबसे पहले आती हैं पी तरंगे, यानी प्राइमरी तरंगे। इनकी गति सबसे तेज होती है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत, जहां से एमसीक्यू बनता है, वो ये है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। इसके बाद आती हैं एस तरंगे, यानी सेकेंडरी तरंगे। ये पी तरंगों से थोड़ी धीमी होती है और इनकी लिमिटेशन ये है कि ये केवल ठोस माध्यम में ही चल सकती हैं। हाँ, द्रव में प्रवेश करते ही विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन सर, यहाँ मेरे मन में एक सवाल है और मुझे यकीन है कि विद्यार्थियों के मन में भी होगा। अगर पी तरंगे सबसे तेज चलती हैं और सबसे पहले पहुंचती हैं, तो क्या सबसे ज्यादा तबाही भी वही मचाती हैं? और क्लास, यही एग्जामिनर का सबसे क्लासिक ट्रैप है। ज्यादातर लोग यही लॉजिक लगाते हैं कि जो सबसे तेज है वही सबसे खतरनाक होगी। लेकिन विज्ञान यहाँ थोड़ा अलग है। सबसे ज्यादा तबाही एल तरंगे करती हैं। एल तरंगे? हाँ, एल तरंगे यानी लव वेव्स या धरातलीय तरंगे। अरे, कैसे हो सकती हैं? इसके पीछे का मैकेनिज्म समझिए क्लास। पी और एस तरंगे पृथ्वी के भीतर से होकर गुजरती हैं, मतलब वो बॉडी वेव्स हैं। लेकिन एल तरंगे सिर्फ सतह यानी धरातल के ऊपर चलती हैं। अच्छा, जैसे तालाब में पत्थर मारते हैं तो सतह पर लहरें उठती हैं, वैसे? बिल्कुल सटीक उदाहरण। एल तरंगे जमीन की सतह को बिल्कुल उसी तरह ऊपर, नीचे और अगल बगल हिलाती हैं। जब जमीन लहर मारती है तो कोई भी इमारत इस खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ढह जाती है। ओह, तो इसीलिए सबसे धीमी होने के बावजूद एल तरंगे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन लाती है। ये कॉन्सेप्ट एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। हाँ, तेज गति का मतलब ज्यादा विनाश नहीं है। चलिए, तरंगों के बाद अब हम उन 2 पैमानों पर आते हैं जो भूकंप को मापते हैं। यहाँ भी रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल के बीच अक्सर कंफ्यूजन रहता है। इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। विद्यार्थियों, एक लाइट बल्ब के बारे में सोचिए। हाँ, रिक्टर स्केल को आप उस बल्ब का वॉटेज मान लीजिए क्लास। ये मापता है कि भूकंप में कुल कितनी ऊर्जा निकली, यानी मैग्नीट्यूड क्या था। ये 0 से 10 के बीच का एक गणितीय पैमाना है। बिल्कुल। भूकंप चाहे रेगिस्तान में आए या घनी आबादी वाले शहर में, रिक्टर स्केल पर उसकी ऊर्जा एक समान ही दर्ज होगी। और दूसरी ओर है मर्केली स्केल। इसे आप ऐसे समझिए कि उस बल्ब की रोशनी आपको कमरे में कितनी तेज लग रही है। मतलब अगर आप बल्ब के पास हैं तो रोशनी ज्यादा है, दूर है तो कम है। एग्जैक्टली। मर्केली स्केल भूकंप से होने वाली क्षति या इंटेंसिटी को मापता है। ये 1 से 12 तक होता है।
अगर भूकंप किसी खाली रेगिस्तान में आया है जहां कोई इमारत नहीं गिरी, तो मर्केली स्केल पर इसका असर बहुत कम होगा। भले ही रिक्टर स्केल पर उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा रही हो, है ना? बिल्कुल सही। अद्भुत। यानी रिक्टर स्केल निरपेक्ष ऊर्जा बताता है और मर्केली स्केल जमीन पर हुई तबाही का अनुभव बताता है। अब क्लास, इन वैज्ञानिक पैमानों के बाद हम भारत में आए कुछ प्रमुख ऐतिहासिक भूकंपों के टाइमलाइन पर नजर डालेंगे। हाँ, क्रोनोलॉजी वाले सवालों में ये अक्सर पूछे जाते हैं। इन भूकंपों ने हमारे आपदा प्रबंधन के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं वर्ष 1967 से। महाराष्ट्र के कोयना में आया भूकंप। ये वही रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड भूकंप था जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। कोयना बांध के विशाल जलाशय के दबाव ने वहां की शांत प्लेट्स को हिला दिया था। इसके बाद 1993 में महाराष्ट्र के ही लातूर में एक भीषण भूकंप आया। और लातूर भूकंप ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था, क्योंकि ये जोन 2 के पठारी इलाके में आया था, जिसे सबसे सुरक्षित माना जाता था। इसके बाद 1997 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बड़ा भूकंप दर्ज किया गया। जी। लेकिन इन सब में जो भूकंप हमारी राष्ट्रीय स्मृति में सबसे गहरे घाव छोड़ गया और जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो था 2001 में गुजरात के कच्छ या भुज में आया भूकंप। इस भूकंप की भयावहता का एक बड़ा कारण इसकी टाइमिंग थी विद्यार्थियों। क्लास, ये 26 जनवरी 2001 को सुबह लगभग 8:46 बजे आया था। हाँ, पूरा देश गणतंत्र दिवस के समारोहों में डूबा हुआ था। बच्चे स्कूलों में राष्ट्रगान के लिए खड़े थे। तभी इस विनाशकारी एल तरंग ने पूरे कच्छ क्षेत्र को मलबे के ढेर में बदल दिया। परीक्षा में अक्सर इसका वर्ष और स्थान सीधा पूछा जाता है। 26 जनवरी 2001, भुज। और हालिया इतिहास की बात करें तो वर्ष 2015 का नेपाल भूकंप, जिसने हिमालयी बेल्ट के लंबे समय से रुके हुए टेक्टोनिक तनाव को मुक्त किया। इसका असर उत्तर भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में देखा गया था और इन लगातार आती आपदाओं ने भारत सरकार को जगाया। बिल्कुल। आज हमारा आपदा प्रबंधन तंत्र पहले से कहीं अधिक वैज्ञानिक है। अगर आज के समय में हम संस्थानों की बात करें तो परीक्षा के लिए आपको याद रखना है कि भारत में भूकंप की निगरानी का काम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD करता है। और जब कोई आपदा आती है तो ग्राउंड पर राहत और बचाव कार्य का नेतृत्व हमारी स्पेशलाइज्ड फोर्स NDRF करती है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जी। लेकिन विद्यार्थियों, कोई भी फोर्स तब तक आपको नहीं बचा सकती जब तक आपके पास व्यक्तिगत स्तर पर बचाव की जानकारी ना हो। भूकंप के समय सबसे कारगर तकनीक क्या है? वो तकनीक है ड्रॉप, कवर, होल्ड, यानी झुकें, ढकें और पकड़े रहें। इसका विज्ञान बहुत सीधा है क्लास। जैसे ही आपको झटके महसूस हो, घबराकर भागने के बजाय तुरंत जमीन पर झुकें ताकि आप गिरकर घायल ना हो। हाँ, और फिर किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे छुपकर अपने सिर को ढकें ताकि मलबा सीधे आपको ना लगे, और उस फर्नीचर को मजबूती से पकड़े रहें ताकि झटकों से वो खिसक ना जाए। ये एक ऐसी तकनीक है जो हर नागरिक के रिफ्लेक्स में होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आपदा प्रबंधन और भूकंप का एक विस्तृत परीक्षा केंद्रित रिवीजन। क्लास जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि भूकंप आने से ठीक पहले जानवर जैसे कुत्ते या पक्षी अचानक बेचैन क्यों हो जाते हैं? उन्हें ये तबाही इंसानों से पहले कैसे पता चल जाती है? ये बहुत ही रोचक सवाल है। इसका जवाब आज के हमारे लेक्चर में ही छिपा है। जानवर उन पी तरंगों को महसूस करने की क्षमता रखते हैं जो सबसे तेज तो होती हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाती। जब तक वो विनाशकारी एल तरंगें हम तक पहुंचती हैं, तब तक जानवर अलार्म बजा चुके होते हैं। मतलब वो नेचुरल सिस्मोग्राफ हैं। बिल्कुल। शायद भविष्य में आपदा प्रबंधन की सबसे बड़ी तकनीक कोई भारी मशीन नहीं, बल्कि प्रकृति की इस भाषा को डिकोड करना हो। बहुत खूब। तो जल्दी से रिवाइज करें। हमने आपदा के प्रकार, भारत का आपदा प्रोफाइल, भूकंपीय जोन, वैज्ञानिक शब्दावली, तरंगे और प्रबंधन कवर किए। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हैं तो एग्जाम में ये टॉपिक पूरी तरह रेडी है। हमारे इस नए डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये जो एनालिसिस है ना, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसा टॉपिक रिवाइज करेंगे जो बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल। और आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। और बिना समय गवाए हम सीधे इस जटिल विषय की तह तक जाएंगे। हाँ, और हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ आपदा के बाद जो राहत मिलती है ना, उस पे बात करना नहीं है। हम इसके पूरे चक्र
और जो कानूनी ढांचा है उसे अच्छे से डिकोड करेंगे। एकदम सही कहा। मतलब हमारा मिशन ही यही है कि जो नीतियां कागजों पर हैं और जो जमीनी हकीकत है उसके बीच का अंतर स्पष्ट हो सके। देखिए, इसे समझने के लिए ना मैं एक बहुत ही सिंपल एनालॉजी देना चाहूंगी। आप आपदा प्रबंधन को बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा या हेल्थ केयर की तरह समझे। अच्छा, हेल्थ केयर की तरह कैसे? या इमरजेंसी सर्जरी नहीं है, ये प्रिवेंटिव मेडिसिन भी है। जैसे हम बीमार पड़ने से पहले अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हार्ट अटैक ही ना आए। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। और चूंकि ये एक निरंतर प्रक्रिया है तो सबसे पहले हमें इसके चक्र या साइकिल को समझना होगा। इसके जो मुख्य चरण है वो क्या है? स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरे चक्र को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आपदा पूर्व चरण, यानी रोकथाम कम करना, और इसके 3 भाग होते हैं। तो इसमें पहला भाग रोकथाम या प्रिवेंशन होगा। हाँ बिल्कुल। रोकथाम मतलब ऐसी कोशिश करना कि आपदा आई ही नहीं, जैसे बाढ़ रोकने के लिए बड़े बांध बनाना। फिर दूसरा है शमन, जिसे हम मिटिगेशन कहते हैं। मिटिगेशन मतलब अगर आपदा आ जाए तो उसका असर कैसे कम किया जाए। एकदम सही। और तीसरा है तैयारी या प्रिपेयर्डनेस, मतलब जैसे मॉक ड्रिल करना ताकि प्रशासन और लोग तुरंत एक्शन ले सकें। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। अक्सर हम खबरों में देखते हैं कि सिर्फ राहत कार्य या रिस्पॉन्स ही छाए रहते हैं, मतलब सेना ने लोगों को बचाया, बस यही दिखता है। हाँ, ऐसा होता है। तो ये जो तैयारी और शमन वाला हिस्सा है जो असल में ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी बात क्यों नहीं होती? देखिए, इसका सीधा सा कारण है। जो राहत कार्य है उसमें एक ड्रामा होता है, वो दिखता है, लेकिन शमन अदृश्य होता है। स्रोत के मुताबिक शमन 2 तरह का होता है, एक संरचनात्मक शमन और दूसरा गैर संरचनात्मक शमन। अच्छा, संरचनात्मक शमन मतलब कुछ फिजिकल बनाना, जैसे तटबंध या मैंग्रोव के जंगल लगाना। बिल्कुल, मैंग्रोव के पेड़ सुनामी की लहरों को रोक लेते हैं। और जो गैर संरचनात्मक शमन है वो नीतियां होती हैं, जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाना या ऐसे कानून बनाना कि बाढ़ वाले इलाके में कोई घर न बने। समझ गई। तो ये तो हो गया आपदा से पहले का काम। अब जो आपदा पश्चात चरण है उसमें क्या आता है? उसमें सबसे पहले आती है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू, उसके बाद पुनर्प्राप्ति और पुनर्वास। और यहीं पर एक बहुत जरूरी सिद्धांत आता है, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर मतलब सिर्फ पहले जैसा बनाना काफी नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर बनाना है। हाँ, ताकि अगले बार जब आपदा आए तो नुकसान दोबारा ना हो। जैसे अस्पताल को बाढ़ क्षेत्र से हटाकर थोड़ी ऊंचाई पर बनाना। ये बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। अगर आपको हमारी ये क्लास, ये रिवीजन सच में हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, आपका यही सपोर्ट तो हमें मोटिवेट करता है कि हम और भी बेहतर कंटेंट और भी गहराई से रिसर्च करके लेकर आएं। तो दिल से सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब इस शमन और बचाव को लागू करने के लिए जो नियम चाहिए उस पर आते हैं। हाँ, भारत के कानूनी ढांचे की बात करते हैं, जो कि है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। 2005 मतलब 2004 की सुनामी के ठीक बाद इसे लाया गया था। एकदम सही। 23 दिसंबर 2005 को ये पारित हुआ था और इसने पूरे देश में एक त्रिस्तरीय या 3 टियर संरचना खड़ी कर दी। 3 टियर मतलब राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर NDMA होता है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। फिर राज्य स्तर पर SDMA, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में UPSDMA है ना? बिल्कुल। और सबसे जमीनी स्तर पर होता है DDMA, जिसकी कमान जिले के DM या कलेक्टर के पास होती है। और स्रोत में कुछ महत्वपूर्ण धाराओं का भी जिक्र है, जैसे धारा 44। इसी के तहत 2006 में NDRF का गठन हुआ था। राइट। हाँ, NDRF यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, और धारा 11 राष्ट्रीय योजना से जुड़ी है। लेकिन बिना फंड्स के तो कुछ काम नहीं हो सकता। धारा 48 में फंड्स की स्थापना की बात की गई है। बिल्कुल, और इसमें 2 तरह के मुख्य फंड होते हैं। इस पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया घरेलू बजट वाली एनालॉजी याद आ रही है। जो आपदा प्रतिक्रिया निधि है वो बिल्कुल हमारे घर के इमरजेंसी कैश की तरह है, जो हम अलमारी में छुपा कर रखते हैं। हाँ,
जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ इमरजेंसी में तत्काल राहत के लिए करते हैं। और दूसरा जो है आपदा शमन निधि, वो एक हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। अरे वाह, मतलब हम शांति के समय में पैसा लगाते हैं ताकि भविष्य का प्रभाव कम हो सके। बिल्कुल, ये एनालॉजी इस पूरे वित्तीय ढांचे को बहुत आसान बना देती है। खैर, अब राष्ट्रीय स्तर को तो हमने समझ लिया, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत देखते हैं तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण लगती है। बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण। मतलब आंकड़े देखिए, यूपी का लगभग 24% हिस्सा यानी करीब 73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पूरी तरह से बाढ़ प्रवण है। 75 में से लगभग 38 जिले बाढ़ की चपेट में आते हैं और पूर्वांचल यानी पूर्वी यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हाँ, क्योंकि वहां नेपाल से आने वाली नदियां जैसे राप्ती, गंडक, शारदा और घाघरा बहुत तबाही मचाती हैं। विशेषकर श्रावस्ती जिले का उदाहरण दिया गया है, जो राप्ती नदी के कारण अति संवेदनशील है। बाढ़ तो समझ आती है, लेकिन मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये कि अब लू या हीट वेव को भी आपदा माना जाने लगा है। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि मौसम का जो मिजाज है वो अब सीधे कानूनी आपदा का रूप ले चुका है। हाँ, क्योंकि अब लू से जान माल का इतना नुकसान होता है कि राज्य को अलग से बजट और एक्शन प्लान बनाना पड़ता है। और सिर्फ लू ही नहीं, आकाशीय बिजली भी एक बहुत बड़ी आपदा है। हाँ, और बिजली से बचाव के लिए सचेत ऐप का उपयोग हो रहा है। ये तकनीक सच में काफी आगे बढ़ गई है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, जब पूर्वांचल में बाढ़ आती है या बिजली गिरती है तो सबसे पहले नुकसान का आकलन करने मुख्यमंत्री या एनडीए में तो नहीं आते। तो फिर ग्राउंड पर सबसे पहले कौन होता है? जमीनी स्तर पर प्रशासन की सबसे अहम कड़ी होता है लेखपाल। अच्छा, लेखपाल मतलब सिस्टम में वो एक तरह से मानवीय डेटा सेंसर या ह्यूमन डेटा सेंसर की तरह काम करता है। एकदम सटीक शब्द है, क्योंकि उसके विशिष्ट कर्तव्य होते हैं। उसे आपदा के 24 घंटे के भीतर तहसीलदार और डीएम को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट भेजनी होती है। जिसके बिना ऊपर बैठे अधिकारी अंधेरे में तीर चला रहे होंगे। मतलब मुआवजे के लिए भी उसी का काम है। हाँ, खसरा खतौनी अपडेट करना, पशु हानि या मकान गिरने पर मौके पर जाकर पंचनामा तैयार करना, ये सब वही करता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर फिर अनुग्रह राशि या एक्स ग्रेशिया का वितरण होता है। ये तो हुई हमारी स्थानीय बात। लेकिन आपदाएं कोई सीमा तो मानती नहीं है, इसलिए वैश्विक दृष्टिकोण भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का जिक्र है, जैसे 1994 की योकोहामा रणनीति, जो कि जोखिम कम करने का पहला बड़ा वैश्विक प्रयास था। फिर 2005 से 2015 तक श्योगो फ्रेमवर्क चला, और वर्तमान में सेंडाई फ्रेमवर्क लागू है, जो 2015 से 2030 तक चलेगा। इसका मुख्य लक्ष्य मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान को कम करना है। हाँ, अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन वैश्विक बातों का हमारे स्थानीय तंत्र पर क्या असर पड़ता है। मतलब सो व्हाट। हाँ, एक आम इंसान को इससे क्या? देखिए, इन्हीं फ्रेमवर्क्स के कारण भारत में बड़े अनुसंधान संस्थान बने हैं, जैसे नई दिल्ली में एनआईडीएम, जो ट्रेनिंग और रिसर्च करता है, और हैदराबाद में इनकोइस है, जो सुनामी के पूर्व चेतावनी देता है ना? बिल्कुल। और देहरादून में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, जो भूकंप और भूस्खलन का अध्ययन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान सीधे हमारे स्थानीय बचाव में काम आता है। तो ये पूरी व्यवस्था एक चेन की तरह जुड़ी हुई है। चलिए, अब क्लास के अंत में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या कवर किया। हाँ, बहुत जरूरी है, ताकि सारे पॉइंट्स दिमाग में सेट हो जाएं। तो आज हमने सबसे पहले आपदा का पूरा चक्र समझा, जिसमें शमन और बिल्ड बैक बेटर शामिल है। फिर हमने 2005 के अधिनियम और उसकी त्रिस्तरीय ताकत को देखा। साथ ही हमने यूपी में बाढ़, राप्ती नदी और लू के प्रभाव को भी गहराई से समझा। और हाँ, मानवीय सेंसर यानी लेखपाल की जमीनी मेहनत, और अंत में सेंडाई फ्रेमवर्क का लक्ष्य भी कवर किया। अगर ये पॉइंट्स क्लियर है तो एग्जाम में ये टॉपिक पूरी तरह रेडी है। बिल्कुल तैयार है। लेकिन जाते जाते स्रोत सामग्री के आधार पे मेरे दिमाग में एक विचारणीय प्रश्न आ रहा है, जिसे मैं सभी के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ, वो क्या है? देखिए, हमने देखा कि लू को अब आधिकारिक तौर पर एक प्रबंधित आपदा माना जाने लगा है। तो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और बढ़ रहा है, ऐसी और कौन सी रोजमर्रा की मौसमी घटनाएं हो सकती हैं? मतलब जो आगे। हेलो एवरीवन, आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रिटिकल टॉपिक कवर करने वाले हैं।
आज हम प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, सूखा और भूस्खलन के पीछे जो एग्जैक्ट साइंस और डेटा है ना, उसे डिकोड करेंगे। मतलब अक्सर हम सोचते हैं कि ये आपदाएं बस अचानक आ जाती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसके पीछे तापमान और हवा के दबाव का पूरा एक सटीक गणित काम कर रहा होता है। बिल्कुल सही कहा। और हमारे चैनल सिविल मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम वो सारे कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि ये समझना है कि प्रकृति असल में कैसे काम करती है। तो चलिए बिना समय गंवाए सीधे अपना रिवीजन शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं जैसे प्रतिशत और डिग्री, ये सिर्फ रटने के लिए नहीं दिए गए हैं। इन्हीं पर हमारे बचाव की नीतियां और पूरी आपदा प्रबंधन व्यवस्था टिकी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम के उस सबसे उग्र रूप की, जहां पानी और हवा मिलकर तबाही मचाते हैं, यानी चक्रवात या साइक्लोन। जी, चक्रवात को अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे एक हीट इंजन की तरह समझना चाहिए। और किसी भी इंजन को स्टार्ट होने के लिए ईंधन चाहिए होता है। चक्रवात बनने की 3 बहुत ही अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली और सबसे जरूरी शर्त यह है कि समुद्री सतह का तापमान यानी सी सरफेस टेम्परेचर कम से कम 27 डिग्री सेल्सियस होना ही चाहिए। मतलब अगर 27 डिग्री से 1 डिग्री भी कम हुआ, मान लीजिए 26 डिग्री है, तो सब कुछ शांत रहेगा। एग्जैक्टली 26 डिग्री पर लहरें अपनी सामान्य लय में रहेंगी, लेकिन जैसे ही पारा वो 27 डिग्री का जादुई आंकड़ा छूता है, वो एक इग्निशन स्विच की तरह काम करता है। इस तापमान पर पानी भारी मात्रा में वाष्पीकरण करके भाप बनता है और अपने साथ लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन यानी गुप्त ऊष्मा लेकर ऊपर उठता है। तो ये लेटेंट हीट ही उस इंजन का असली ईंधन है, और जब ये भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है तो वो अपनी सारी ऊर्जा एक झटके में रिलीज कर देती है। राइट, एकदम सही। और उसी से हवा और तेजी से ऊपर उठने लगती है। अब यहाँ आती है हमारी दूसरी अनिवार्य शर्त, निम्न वायुदाब या लो प्रेशर। जब हवा तेजी से ऊपर उठती है तो नीचे समुद्र की सतह पर एक खालीपन बन जाता है। इस खालीपन को भरने के लिए आसपास की भारी हवा तेजी से दौड़ती है। इस केंद्र को हम चक्रवात की आंख या आई कहते हैं। ये बहुत विजुअल है, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। वो है तीसरी शर्त, कोरियोलिस बल। मतलब हवा सीधे उस खालीपन में क्यों नहीं चली जाती, वो गोल क्यों घूमने लगती है? इसके पीछे हमारी पृथ्वी का रोटेशन है। क्योंकि पृथ्वी लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो वो जो हवा सीधे केंद्र में जाना चाहती थी, वो कोरियोलिस बल के कारण एक घुमावदार रास्ता लेने पर मजबूर हो जाती है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे आप एक घूमते हुए मेरी गो राउंड पर बैठे हैं और बीच में रखी किसी चीज की तरफ सीधे गेंद फेंकते हैं। तो वो गेंद सीधी नहीं जाएगी, बल्कि उसका रास्ता मुड़ जाएगा। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हाँ, और इसी बल के कारण हवाएं भंवर की तरह घूमने लगती हैं। एग्जाम के लिए एक और फैक्ट याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात हमेशा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। राइट, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या ये चक्रवात का घुमाव खत्म हो जाएगा? 100% खत्म हो जाएगा। अगर कोरियोलिस बल ना रहे तो हवाएं बिना घुमाव के सीधे केंद्र में जाके भर जाएंगी, दबाव तुरंत बराबर हो जाएगा और वो तूफान चंद मिनटों में शांत हो जाएगा। वाह, मतलब पृथ्वी का घूमना ही उस तबाही को बनाए रखता है। अब जरा इस साइंस को भारत के भूगोल पर लगाते हैं। हमारे पास बंगाल की खाड़ी भी है और अरब सागर भी, लेकिन नोट्स बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी के चक्रवात 4 गुना अधिक शक्तिशाली होते हैं। ऐसा क्यों? पानी तो दोनों तरफ खारा ही है ना? पानी खारा है, लेकिन उस पानी को रखने वाले बर्तन का आकार अलग है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर की तुलना में काफी उथली है, यानी शैलो है। उतला होने के कारण सूरज की किरणें पानी को बहुत जल्दी गर्म कर देती हैं। अच्छा, जैसे गैस स्टोव पर एक चौड़े और कम गहरे बर्तन में पानी जल्दी उबलने लगता है गहरे बर्तन की तुलना में। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया आपने। वहां पानी उस 27 डिग्री वाले ट्रिगर को बार बार पार कर जाता है और इसीलिए बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात बहुत ज्यादा ऊर्जा लेकर आते हैं, जिसका प्रभाव सीधे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बंगाल पर पड़ता है। जबकि अरब सागर गहरा है तो वहां का पानी ठंडा रहता है और गुजरात या महाराष्ट्र में अपेक्षाकृत कमजोर तूफान आते हैं। बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन है। हाँ, अब इससे पहले कि हम अपनी अगली आपदा यानी सूखे की तरफ बढ़ें, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी
जी बिल्कुल। अगर आपको ये क्लास और हमारा ये रिवीजन मोड सच में हेल्पफुल लग रहा है तो एक छोटा सा सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। एकदम सही बात है यार। बिल्कुल। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेट करता है कि हम इस डीप डाइव में और भी बेहतर और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट लेकर आएं। तो दिल से सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। चक्रवात की तेज और शोर शराबे वाली तबाही से निकलकर अब हम बात करेंगे एक खामोश तबाही की, जी यानी सूखा। हाँ, ये आपदा रात भर में सब कुछ तबाह नहीं करती, बल्कि रेंगते हुए आती है, पानी की अधिकता से सीधा पानी की कमी की तरफ। IMD की क्या स्टैंडर्ड्स हैं इसके लिए? क्योंकि सिर्फ बारिश न होना तो सूखा नहीं होता ना। देखिए, आधिकारिक मानक बहुत ही सख्त हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार जब किसी क्षेत्र में वर्षा की कमी उसके दीर्घकालिक औसत या लॉन्ग पीरियड एवरेज से 26% या उससे अधिक हो जाती है, केवल तभी उसे आधिकारिक सूखा माना जाता है। ये 26% का आंकड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब 25% कमी पर भी व्यवस्था अलर्ट मोड में नहीं आती, 26% ही वो लाल रेखा है। बिल्कुल, और इसमें भी कैटेगरीज हैं। अगर कमी 26% से 50% के बीच है तो वो सामान्य सूखा है, और अगर कमी 50% का आंकड़ा पार कर जाए तो वो भीषण सूखा बन जाता है। और मुझे सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा भारत का ओवरऑल डेटा लगता है। हमारे देश का 68% हिस्सा और लगभग 33% खेती योग्य भूमि स्थायी रूप से सूखे के खतरे में है। हाँ, और ये 26% कोई साधारण डेटा नहीं है, ये एक इकोनॉमिक ट्रिगर है। जब जमीन की नमी खत्म हो जाती है तो बीज अंकुरित नहीं होते और पूरी खाद्य सुरक्षा खतरे में आ जाती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मैंने नोट्स में भी देखी, ये सिर्फ खेतों का सूखना नहीं है। जीवन में आने वाला जो सूखा होता है, जैसे नौकरी में देरी या पर्सनल लाइफ का संघर्ष, उससे निपटने के लिए जो मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, वो भी आपदा प्रबंधन का ही हिस्सा है। किसान का मानसिक लचीलापन या रेजिलियंस दांव पर होता है यहाँ। बहुत ही गहरी बात है ये। सरकार मुआवजा दे सकती है, लेकिन उस अनिश्चितता को झेलने की जो मानसिक मजबूती है, वो सबसे बड़ी चीज है। खैर, आसमान की बातें बहुत हो गई, हवा और बारिश की बात हो गई। अब थोड़ा जमीन पर आते हैं। जब पहाड़ खुद अपनी जगह छोड़ने लगे, यानी भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स। इसके आंकड़े तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। भारत का 12.6% भूमि क्षेत्र, जो ठीक 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर बैठता है, वो भूस्खलन के प्रति संवेदनशील है। जी, 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ये कोई छोटा इलाका नहीं है। और जब भूस्खलन की बात आती है तो हिमालय का एकाधिकार है। आपको पता है, दुनिया भर में होने वाले भूस्खलन का 30% हिस्सा अकेले हिमालय क्षेत्र में होता है। 30% मतलब दुनिया के 1/3 लैंडस्लाइड्स सिर्फ एक ही पर्वत श्रृंखला में हो रहे हैं। इसका रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? घटते क्रम में देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर पश्चिमी हिमालय में करीब 66.5%, उसके बाद उत्तर पूर्वी हिमालय आता है 18.8% के साथ, और तीसरे नंबर पर है पश्चिमी घाट, जहां 14.7% भूस्खलन होते हैं। ये 14.7% पश्चिमी घाट का जो आंकड़ा है ना, इसमें मैं रुकना चाहूंगा। मसूरी या हिमालय में तो हम देखते हैं कि पहाड़ गिर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी घाट जैसे महाराष्ट्र और केरला, वहां तो पहाड़ बहुत पुराने और स्टेबल हैं। फिर भी वहां ये खतरा इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? ये इस चर्चा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हिमालय में जो भूस्खलन होता है वो प्राकृतिक है, क्योंकि हिमालय एक युवा पर्वत है, प्लेट्स टकरा रही हैं और पहाड़ अभी भी बढ़ रहा है। उसकी चट्टानें कच्ची हैं, पानी दरारों में जाता है, चिकनाई का काम करता है और पहाड़ नीचे आ गिरता है। मतलब वो नेचुरली टूट रहे हैं। लेकिन पश्चिमी घाट में तो ऐसा नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी घाट बहुत स्थिर चट्टानों से बने हैं। वहां जो दरारें आ रही हैं वो काफी हद तक इंसानों द्वारा आमंत्रित की गई आपदा है। अंधाधुंध निर्माण, जंगलों की कटाई और पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाना, इन सब ने उन पुरानी चट्टानों की पकड़ को कमजोर कर दिया है। मतलब पेड़ों की जड़ें जो अब तक मिट्टी को बांधे हुई थीं, वो हमने खत्म कर दी और पानी के प्राकृतिक रास्तों पर कंक्रीट के ढांचे खड़े कर दिए। तो पश्चिमी घाट की तबाही प्राकृतिक कम और मानव निर्मित ज्यादा है। एकदम सही। अब इन सभी आपदाओं को समझने के बाद चलिए देखते हैं कि जमीनी स्तर पर और ग्लोबल लेवल पर इससे कैसे निपटा जाता है, प्रशासन काम कैसे करता है।
हाँ, क्योंकि जब तबाही आ जाती है तो उसके बाद शुरू होती है कागजी कार्रवाई, और यहाँ सबसे अहम भूमिका होती है लेखपाल की। जी, लेखपाल आपदा के समय राहत मैनुअल का पालन करता है। जब किसी किसान की फसल बर्बाद होती है तो लेखपाल खेत खेत जाकर नुकसान का आकलन करता है, जिसे गिरदावरी कहा जाता है। और यहाँ फिर से एक गणितीय आंकड़ा आ जाता है, 33%। नोट्स के हिसाब से यदि नुकसान 33% से अधिक पाया जाता है तभी किसान को आर्थिक सहायता या मुआवजा मिलता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब अगर किसी का 32% नुकसान हुआ है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। यही तो प्रशासन की सबसे बड़ी दुविधा है। नीतियां बनाने के लिए आपको एक कट ऑफ तो चाहिए ही, लेकिन प्रकृति इन प्रतिशत को नहीं समझती। एक लेखपाल जब कीचड़ से सने खेत में खड़ा होकर ये तय करता है कि नुकसान 32 है या 34, तो वो फैसला बहुत ही व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव हो जाता है। बिल्कुल, और ये तो जमीनी स्तर की बात हुई। इसी तरह वैश्विक स्तर पर भी संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP। हाँ, एग्जाम के लिए UNEP के फैक्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जिस दिन हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है, जो इसे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एकमात्र प्रमुख वैश्विक संस्था बनाता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत ही गहरा कनेक्शन दिखाई दे रहा है। एक तरफ हमारे गांव में लेखपाल 33% नुकसान नाप रहा है, और दूसरी तरफ केन्या में UNEP नीतियां बना रहा है। असल में ये दोनों एक ही समस्या के दो छोर हैं, है ना? बिल्कुल, प्राकृतिक आपदाओं का सीधा संबंध पर्यावरण के क्षरण से है। अगर UNEP वैश्विक स्तर पर पर्यावरण बचाने में विफल रहता है तो समुद्र का वो 27 डिग्री वाला इंजन ज्यादा तेजी से चालू होगा, और अंत में नुकसान उसी किसान का होगा जिसके खेत का आकलन वो लेखपाल कर रहा है। सब कुछ एक लूप में जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज की इस क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को समेट लेते हैं। हमने बहुत सारा डेटा देखा है। जी, तो जल्दी से रिवाइज करें। हमने देखा चक्रवात के लिए 27 डिग्री सेल्सियस का इंजन चाहिए। सूखे के लिए IMD का मानक है 26% की वर्षा में कमी। भूस्खलन के खतरे में भारत का 0.42 मिलियन वर्ग किलोमीटर का इलाका है। और प्रशासन के राहत मैनुअल के हिसाब से किसान को मुआवजा तभी मिलेगा जब नुकसान कम से कम 33% हो। अगर ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं तो आप एग्जाम के लिए पूरी तरह रेडी हैं। बिल्कुल, ये आंकड़े सिर्फ रटने के लिए नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को समझने के लिए हैं। लेकिन यार, आज की चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल भी उभरता है। हिमालय की संरचना तो प्राकृतिक रूप से भूस्खलन लाती है, लेकिन जिस तरह पश्चिमी घाट में हमारे ही निर्माण कार्यों से पहाड़ दरक रहे हैं, क्या प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित तबाही के बीच की लकीर अब मिटती जा रही है? ये बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है। मतलब जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन से बेसलाइन बदल रही है, समुद्र हमेशा 27 डिग्री से ऊपर रहने लगे, तो क्या ये दशकों पुराने 26% और 33% के नियम काम करेंगे? भविष्य में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा प्रकृति होगी या फिर हमारे विकास के अपने ही तरीके? इस विचार के साथ हम कल्पना कीजिए कि समुद्र की बहुत गहराई में एक बहुत ही विशाल लहर दौड़ रही है और उसकी रफ्तार है करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे। मतलब बिल्कुल आसमान में उड़ते किसी कमर्शियल हवाई जहाज के बराबर। ये सुनना ही काफी डरावना लगता है। हाँ ना? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? अगर ठीक उसी समय कोई मालवाहक जहाज उस लहर के ठीक ऊपर से गुजर रहा हो तो उसके कप्तान को रत्ती भर भी कुछ महसूस नहीं होगा। बिल्कुल, उसे समुद्र की सतह एकदम शांत लगेगी। हाँ, कोई हलचल नहीं, कोई चेतावनी नहीं। लेकिन जब यही अदृश्य ऊर्जा अचानक से तट से टकराती है तो पूरा का पूरा शहर नक्शे से गायब हो जाता है। और यही प्रकृति का सबसे क्रूर रूप है। मतलब जब तक आपको खतरे का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सही बात है। और इसीलिए आज की इस डीप डाइव में हम सिर्फ ये नहीं गिनेंगे कि आपदाओं में कितनी इमारतें गिरी या कितना नुकसान हुआ, बल्कि आज हम उस विषाम, अमर और अदृश्य मशीनरी को डिकोड करेंगे जो हमें बचाने के लिए दिन रात काम करती है, जिसे हम आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत जरूरी विषय है ये। बिल्कुल। हम जिनेवा की वैश्विक नीतियों से लेकर यूपी के किसी छोटे से गांव में काम करने वाले एक अकेले लेखपाल तक की पूरी व्यवस्था को समझेंगे। और मुझे लगता है इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए सुनामी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। सुनामी को समझे बिना हम इस तंत्र की अहमियत नहीं समझ सकते। वैसे सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब
बंदरगाह की लहरें होता है ना? बिल्कुल, हार्बर वेव्स। लेकिन इसके पीछे का जो विज्ञान है, जिसे हम भौतिकी में कोड़े का झटका या विप इफेक्ट कहते हैं, वो बहुत दिलचस्प है। विप इफेक्ट मतलब वो कैसे काम करता है? क्योंकि जो लहर गहरे समुद्र में इतनी शांत थी कि जहाज को पता तक नहीं चला, वो तट पर आते आते अचानक दानव कैसे बन जाती है। तो देखिए, जब समुद्र की सतह के कई किलोमीटर नीचे कोई बहुत शक्तिशाली भूकंप आता है ना, तो पानी के पूरे कॉलम में भारी मात्रा में ऊर्जा ट्रांसफर होती है। अच्छा। अब गहरे समुद्र में पानी बहुत ज्यादा है, तो इस लहर की ऊंचाई मुश्किल से कुछ फीट ही होती है। ऊर्जा को फैलने की जगह मिल जाती है। तो इसीलिए ऐसा था, पर हलचल नहीं दिखती। बिल्कुल। लेकिन लहर के आगे बढ़ने की जो गति है वो बहुत तीव्र होती है। तो मतलब गहराई में सारा खेल गति का है, ऊंचाई का नहीं। एकदम सही। लेकिन जैसे जैसे ये लहर तट के पास उथले पानी में पहुंचती है, जिसे हम शैलो वाटर कहते हैं, तो समुद्र का तल एक ब्रेक की तरह काम करने लगता है। यानी लहर का आगे का हिस्सा अचानक धीमा हो जाता है। हाँ, महाद्वीपीय शेल्फ से टकराकर वो धीमी हो जाती है। अगर मैं इसे सही समझ रहा हूँ तो ये किसी दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। मतलब लहर का आगे का हिस्सा तो धीमा हो गया, लेकिन पीछे से तो पानी अभी भी 800 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है ना। तो वो सारी गतिज ऊर्जा जो आगे नहीं जा पा रही, वो अचानक ऊपर की तरफ उठने लगती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वो गतिज ऊर्जा अब स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पीछे से आ रहे पानी का इतना भयानक दबाव होता है कि लहर आगे जाने के बजाय ऊपर धकेल दी जाती है। बाप रे। और देखते ही देखते वो एक साधारण लहर से कई मंजिला इमारत जैसी ऊंची दीवार बन जाती है। 26 दिसंबर 2004 को सुमात्रा भूकंप के बाद ठीक यही हुआ था। हाँ, वो तो हमारे इतिहास का बहुत ही काला दिन था। भारत का इंदिरा पॉइंट तो पूरी तरह डूबी गया था। बिल्कुल, उस अदृश्य ऊर्जा ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और तबाही मचा दी। मुझे लगता है कि 2004 की उस घटना ने पूरे देश की आंखें खोल दी थी। मतलब उससे पहले तो हम बस पोस्टमार्टम ही कर रहे थे, है ना? आपदा आई, लोग मरे और हमने खाना और दवाइयां भेज दी। मैं यही बताने वाली थी। 2004 की वो सुबह भारतीय आपदा प्रबंधन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। उस सुनामी ने हमें एक बहुत कड़ा सबक सिखाया कि प्रकृति की गति इतनी तेज है कि अगर आप उसके आने का इंतजार कर रहे हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। मतलब असली बचाव सिर्फ राहत बांटने में नहीं, बल्कि पूर्व चेतावनी में है, अर्ली वार्निंग में। 100%। और इसी सोच के कारण हैदराबाद में इनकॉइस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। अच्छा, जो महासागरों की निगरानी करता है। जी, आज ये संस्था 24 घंटे 7 दिन सैटेलाइट और सेंसर्स के जरिए समुद्र के हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखती है, ताकि कोई और लहर हमें फिर से अचानक न डरा पाए। बिल्कुल। ये तकनीकी छलांग वाकई शानदार है। मतलब इनकॉइस ने लहर को देख लिया, सैटेलाइट ने नाप लिया, लेकिन हम यहाँ एक नई समस्या खड़ी होती है। कैसी समस्या? आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा रडार हो, वो तब तक बेकार है जब तक उसकी चेतावनी उस मछुआरे को समझ ना आए जो तट पर अपनी नाव बांध रहा है। संचार की स्पष्टता बहुत जरूरी है। और यहीं पर तूफानों या चक्रवातों के नामकरण की बात आती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और हिंद महासागर के 13 देश मिलकर नाम रखते हैं। नियम है कि नाम संक्षिप्त, आसान और भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने वाला होना चाहिए। जी, ये एक स्थापित वैश्विक नियम है। लेकिन सच कहूं तो मुझे इस नियम में बड़ी विडंबना नजर आती है। क्यों? अरे, जब कोई तूफान 150 किलोमीटर की रफ्तार से स्कूल की छतें उड़ाने आ रहा हो, तो हमें उसके विनम्र होने का ख्याल क्यों रखना है? मतलब वो कोई मेहमान थोड़ी है। प्रशासन उसे सीधे साइक्लोन 45B या कोई ऐसा तकनीकी नाम क्यों नहीं दे देता? सुनने में आपका सवाल बहुत तार्किक लगता है, लेकिन इसके पीछे कोई शिष्टाचार नहीं है, बल्कि इंसान की साइकोलॉजी काम करती है। अच्छा, मनोविज्ञान। हाँ, संकट के समय इंसान का दिमाग बहुत अलग तरीके से काम करता है। उस समय सबसे बड़ा हथियार होता है स्पष्ट संचार। सोचिए, अगर नाम रख दिया साइक्लोन X45 अल्फा, तो क्या होगा? शायद कोई आम आदमी उसे याद ही न रख पाए, या सोचे कि कोई विदेशी हथियार है। एकदम सही। जटिल नाम से आम लोगों के दिमाग पर एक एक्स्ट्रा कॉग्निटिव लोड पड़ता है, उन्हें समझ ही नहीं आएगा। बात तो सही है। इसके बजाय अम्फान या निसर्ग जैसा एक छोटा और सांस्कृतिक रूप से जाना पहचाना नाम एक आम मछुआरे के दिमाग में तुरंत रजिस्टर हो जाता है। ओहो, मतलब वो नाम सुनते ही खतरे की घंटी बज जाती है। डिकोड करने में समय बर्बाद नहीं होता। बिल्कुल। और रही बात भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने की, तो वो इसलिए है ताकि लोग बेवजह की बहस में न उलझे।
मतलब अगर नाम विवादित हुआ तो मीडिया और लोग बचाव की तैयारी करने के बजाय उस नाम की राजनीति पर चर्चा करने लगेंगे। अरे हाँ, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। स्पष्ट संदेश का मतलब है नो कंफ्यूजन, यानी क्विक रेस्क्यू। बिल्कुल सही पकड़े आप। तो अब हमने तूफान को देख लिया, आसान नाम भी रख दिया, लोगों को बता भी दिया, लेकिन इसके बाद क्या? जमीन पर असली लड़ाई कौन लड़ता है? यहाँ से शुरू होती है हमारी संस्थागत मशीनरी। हाँ, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी है। आईएमडी है, सीडब्ल्यूसी है, एनडीएमए है, एनडीआरएफ है और एनआईडीएम भी है। इतने सारे एक्रोनिम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत बड़ी और उलझी हुई सरकारी ब्यूरोक्रेसी का जाल हो। क्या यहाँ वो कहावत लागू नहीं होती कि बहुत सारे कुक मिलके खाना खराब कर देते हैं? बाहर से देखने पर आपको ऐसा लग सकता है। मतलब जब इतने सारे विभाग एक साथ काम करेंगे, ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, ये तुम्हारा काम है, तो क्या इससे लाल पीताशाही नहीं बढ़ेगी? आपका ये डर स्वाभाविक है, लेकिन इस ढांचे को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ। इसे एक बिखरी हुई ब्यूरोक्रेसी मत मानिए। तो फिर क्या है ये? इसे एक बहुत ही कसी हुई कॉर्पोरेट असेंबली लाइन की तरह देखिए, जहां हर किसी का काम बिल्कुल तय है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। मान लीजिए कोई चक्रवात आ रहा है, अब ये मशीनरी कैसे काम करेगी? ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। आसमान में सैटेलाइट के जरिए आईएमडी यानी मौसम विभाग सबसे पहले इसे देखता है। आईएमडी हमारी आंखें हैं। ठीक है, आंखें हो गईं। साथ ही जमीन पर नदियां कितनी उफनेंगी ये सीडब्ल्यूसी देखता है। ये दोनों सिर्फ डेटा जुटाते हैं, ये जमीन पर किसी को बचाने नहीं जाते। अच्छा। ये सारा कच्चा डेटा तुरंत दिल्ली में बैठे एनडीएमए के पास जाता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये हमारा दिमाग है, जिसके अध्यक्ष सीधे प्रधानमंत्री होते हैं। ओहो, मतलब दिमाग उस डेटा का विश्लेषण करता है और नीतियां बनाता है। बिल्कुल, और जैसे ही नीति बनती है, ये दिमाग शरीर के हाथ पैरों को आदेश देता है। और ये हाथ पैर हैं एनडीआरएफ। एकदम सही। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हमारी मांसपेशियां हैं। वे डेटा पर बहस नहीं करते हैं, वे अपनी बोट्स लेकर सीधे फील्ड में उतर जाते हैं और जान बचाते हैं। और इन सबको ट्रेनिंग कौन देता है? वो काम एनआईडीएम का है। ये तो बहुत ही स्पष्ट तस्वीर है, कोई किसी के रास्ते में नहीं आता। डेटा से लेकर बचाव तक की एक परफेक्ट असेंबली लाइन। बिल्कुल। लेकिन इन सभी को सही दिशा में काम करने के लिए किसी वैश्विक रोड मैप की भी तो जरूरत होती होगी ना? हाँ, और यहीं पर सेंडाई फ्रेमवर्क की भूमिका आती है। सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 वाला। जी, इसका जो वैचारिक बदलाव है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे इसका एक वाक्य बहुत प्रभावशाली लगा था। वो कहता है कि मलबे से लाशें निकालने के बजाय इमारत को गिरने से ही रोकना बेहतर है। बिल्कुल। सेंडाई फ्रेमवर्क ने दुनिया भर की सरकारों की सोच ही बदल दी। इसके 7 अहम लक्ष्य हैं, जिनमें सबसे बड़ा है स्कूलों और अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे को आपदा रोधी बनाना। ये लॉजिकल भी है। अगर भूकंप आता है और शहर का सबसे बड़ा अस्पताल ही ढह जाए, तो घायलों को कहाँ ले जाएंगे? सही कहा। और इसे समझने के लिए हमें आपदा के गणित को समझना होगा। आपदा का गणित मतलब जोखिम और क्षमता वाला? हाँ, इसमें 3 चीजें होती हैं: जोखिम यानी रिस्क, भेद्यता यानी वल्नरेबिलिटी और क्षमता यानी कैपेसिटी। जोखिम वो बाहरी प्राकृतिक खतरा है जिस पर हमारा कोई बस नहीं है, जैसे तूफान। लेकिन उस तूफान से नुकसान कितना होगा, ये भेद्यता तय करती है। एकदम सही। मान लीजिए तूफान 2 घरों से टकराता है, एक फूस का है और एक कंक्रीट का। जोखिम दोनों के लिए बराबर है, पर कच्चे मकान की भेद्यता ज्यादा है, इसलिए वो गिर जाएगा। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मैं एक रूपक का इस्तेमाल करना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या हम कह सकते हैं कि जोखिम आसमान से होने वाली मूसलाधार बारिश की तरह है? दिलचस्प है। और भेद्यता का मतलब है बिना छाते के उस बारिश में सड़क पर खड़े होना। और क्षमता का मतलब है कि आपको पता हो छाता कहाँ से खरीदना है और आपके पास पैसे भी हों। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक एनालॉजी है। हम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन छाता खरीदकर भीगने की संभावना जरूर कम कर सकते हैं। और आपदा प्रबंधन में इसी छाता खरीदने को शायद शमन या मिटिगेशन कहते हैं। जी बिल्कुल। शमन का सीधा अर्थशास्त्र है कि आपदा के प्रभाव को पहले ही कम कर दिया जाए। और ये बहुत मुनाफे का सौदा है ना? बहुत बड़ा। अध्ययनों से साबित हुआ है कि नदी के किनारे तटबंध बनाने में आज लगाया गया 1 रुपया
आपदा के बाद के 10 रुपए बचाता है। वाओ, एक के बदले 10। और मुझे लगता है स्थानीय लोगों को सशक्त बनाना भी इसी शमन का हिस्सा है। हाँ, इसीलिए आपदा मित्र योजना जैसी चीजें शुरू की गई हैं। क्योंकि दिल्ली से एनडीआरएफ को आने में तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल। आपदा के तुरंत बाद का जो स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर होता है, उसमें स्थानीय युवा ही सबसे पहले काम आते हैं। ये सारी नीतियां और गणित सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ये सब तब तक सिर्फ कागज के टुकड़े हैं जब तक इनका फायदा जमीन पर बैठे आखिरी इंसान तक न पहुंचे। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। अगर हम यूपी का उदाहरण लें तो जमीन पर इस अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का पहला चेहरा कोई बड़ा अधिकारी नहीं, बल्कि गांव का एक आम लेखपाल होता है। और लेखपाल प्रशासन की सबसे तनावपूर्ण कड़ी है। किसी भी आपदा के बाद उसे तुरंत मौके पर पहुंचना होता है। जहां तक मुझे पता है उसे कोई नजरी नक्शा और क्षति पंचनामा बनाना होता है। जी, और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उसे ये पूरी रिपोर्ट 24 से 48 घंटे के भीतर तहसील भेजनी होती है। ये टाइमलाइन तो मुझे बहुत ही अवास्तविक लगती है। मतलब 48 घंटे, गांव में तबाही मची है, सड़कें टूटी हैं और इतना भारी दबाव। ये दबाव इसलिए है क्योंकि प्रशासन का पहिया उसी रिपोर्ट से घूमता है। अच्छा। जब तक लेखपाल की रिपोर्ट तहसील से ऊपर नहीं जाती, राज्य राहत कोष से 1 रुपया भी जारी नहीं होता। लोगों को तुरंत वित्तीय मदद चाहिए होती है। वो तो है, मैं तेजी की जरूरत समझता हूँ, लेकिन इसी राहत मैनुअल में एक नियम है जिसमें मुझे बहुत गहरी आपत्ति है। कौन सा नियम? वो 33% वाला नियम। किसान को मुआवजा तभी मिलेगा जब कम से कम 33% फसल बर्बाद हो। मुझे ये नियम भावनात्मक रूप से बहुत क्रूर लगता है यार। मैं समझ सकती हूँ, देखने में ये पत्थर दिल लगता है। मतलब सोचिए ना, एक गरीब किसान की 30% फसल ओले से बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार कहती है कि तुम्हारा नुकसान काफी नहीं है। क्या उस 30% की मेहनत की कोई कीमत नहीं? आपकी आपत्ति मानवीय है, लेकिन हमें समझना होगा कि सरकार भावनाओं से नहीं, आर्थिक वास्तविकताओं से चलती है। तो क्या फंड बचाने के लिए छोटे किसानों को उनके हाल पर छोड़ दें? इसे ऐसे देखिए, राज्य का राहत कोष कोई असीमित खजाना नहीं है। मौसम के छोटे बदलावों से 5 या 10% का नुकसान आम बात है। अगर सरकार इन छोटे दावों पर भी मुआवजा बांटने लगे तो करोड़ों का फंड कुछ ही दिनों में खाली हो जाएगा। और कागजी कार्रवाई भी तो बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। इसे मेडिकल भाषा में ट्रियाज कहते हैं। ट्रायाज मतलब जब बहुत सारे मरीज हों तो डॉक्टर पहले उसे बचाता है जिसकी जान जा रही हो। एकदम सही। ये 33% का नियम उसी फिल्टर का काम करता है। ये सुनिश्चित करता है कि पैसा उन लोगों के लिए बचे जिनकी आजीविका 100% खत्म हो चुकी है। एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन मैं समझ गया। ये सहानुभूति और व्यवहारिकता के बीच का संतुलन है। जी। अब जब हम यूपी के किसानों की बात कर ही रहे हैं तो एक ऐसी आपदा पर बात करते हैं जो बहुत खामोशी से जान लेती है, पर चर्चा कम होती है। आप आकाशीय बिजली की बात कर रहे हैं? हाँ, लाइटनिंग। यूपी के मैदानी और बुंदेलखंड क्षेत्रों में ये एक बड़ा खतरा है। खेतों में काम करने वाला इंसान अचानक इसका शिकार कैसे बन जाता है? तो देखिए, बिजली हमेशा जमीन तक पहुंचने के लिए सबसे आसान और कम प्रतिरोध वाला रास्ता खोजती है। अच्छा। खुले खेत में कोई ऊंचा पेड़ नहीं होता, तो वहां खड़ा इंसान ही सबसे ऊंचा बिंदु बन जाता है। वो अनजाने में एक कंडक्टर का काम करने लगता है। लेकिन मैंने सुना है कि बिजली सीधे इंसान पर न भी गिरे तो भी जानलेवा हो सकती है। हाँ, इसे स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। वो कैसे काम करता है? जब बिजली जमीन पर गिरती है तो करंट सतह पर लहरों की तरह फैलता है। अगर इंसान खेत में खड़ा है और उसके दोनों पैर अलग अलग जगह पर हैं, तो करंट एक पैर से घुसकर दूसरे से निकलने की कोशिश करता है। बाप रे, क्योंकि पैरों के बीच वोल्टेज का अंतर बन जाता है। बिल्कुल, और वही करंट इंसान की जान ले लेता है। ये तो बहुत ही खौफनाक है। तो प्रशासन इससे बचने के लिए क्या कर रहा है? यूपी सरकार ने इसे राज्य आपदा घोषित कर दिया है। इसका क्या फायदा होता है? इससे कागजी कार्रवाई कम हो जाती है और पीड़ित परिवार को एसडीआरएफ से सीधे और तुरंत मुआवजा मिल जाता है। अच्छा, और रोकथाम के लिए? इमारतों पर तड़ित चालक लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। तड़ित चालक मतलब लाइटनिंग कंडक्टर? वो तांबे की रॉड? जी हाँ, वो रॉड बिजली को सीधे जमीन में यानी अर्थिंग में सुरक्षित रूप से उतार देती है और इमारत बच जाती है। ये तो हार्डवेयर की बात हुई, लेकिन तकनीक का भी तो कमाल का इस्तेमाल हो रहा है ना। वो दामिनी ऐप। अरे दामिनी ऐप तो बहुत ही शानदार है। ये मौसम विभाग के डेटा और सैटेलाइट का उपयोग करता है। जैसे ही इसे लगता है कि किसी इलाके में बिजली गिरने वाली है, ये 30 से 40 मिनट पहले ही लोगों के फोन पर चेतावनी भेज देता है। सोचिए,
एक साधारण सा ऐप आसमान से गिरने वाली मौत को चकमा दे रहा है। 30 मिनट तो एक किसान के लिए खेत से निकलकर सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए काफी होते हैं। बिल्कुल, डेटा सीधे तौर पर जमीन पर धड़कनें बचा रहा है। वाओ! अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमने आज बहुत लंबी दूरी तय की है। सच में? समुद्र की गहराई में दौड़ने वाली सुनामीज के विप इफेक्ट से लेकर 2004 का वो सबक जिसने हमें अर्ली वार्निंग का महत्व समझाया। और फिर अम्फान जैसे आसान नामकरण के पीछे का मनोविज्ञान समझा। फिर वो कसी हुई असेंबली लाइन जहां IMD, NDMA और NDRF बिना टकराए काम करते हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क के जरिए शमन का अर्थशास्त्र भी जाना। हाँ, कैसे 1 रुपया बचाना 10 रुपये बचाता है। और अंत में यूपी के खेत, लेखपाल का 48 घंटे का दबाव, ट्रायाज वाला नियम और जान बचाता दामिनी ऐप। ये एक अद्भुत व्यवस्था है। वाकई ये मशीनरी दिन रात इसलिए काम कर रही है ताकि प्रकृति के रौद्र रूप के सामने हम लाचार न रहें। हमारी तैयारी मजबूत है, लेकिन जाते जाते हमें जलवायु परिवर्तन के सवाल पर भी गौर करना होगा। क्लाइमेट चेंज, वो इस सिस्टम को कैसे चुनौती दे रहा है? देखिए, आज हमने जिस भी तकनीक या नियम की बात की, वो सब पिछले 100 सालों के डेटा और पुराने अनुभवों पर आधारित है। मतलब ऐतिहासिक डेटा। हाँ, हमने ये मान लिया कि प्रकृति पुराने नियमों पर चलेगी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण अब सारे पुराने नियम टूट रहे हैं। अच्छा। समुद्र का तापमान अचानक बढ़ रहा है, तूफानों का पैटर्न बदल रहा है। आने वाले तूफान कितने भयंकर होंगे, इसका कोई डेटा हमारे पास नहीं है। प्रकृति अब पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि हम कल के हथियारों से आने वाले कल की अज्ञात लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल यही बात है, और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? ये